सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल होने वाला है फॉर एमपी एडीपीओ। तो एमपी एडीपीओ के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमने जो रिवीजन क्लास की सीरीज चलाई हुई है, हम फटाफट से मेजर लॉ आपको कंप्लीट करवा देंगे रिवीजन क्लास में। इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे, इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताएंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमने शुरू किया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जो है सिटीजन तक हो गया था, नागरिकता तक हो गया था, ठीक है। तो नागरिकता हमने कंप्लीट कर लिया था, आर्टिकल 11 तक कंप्लीट हो गया था। अब आर्टिकल हम जो है 12 से 35 तक हम देखेंगे, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। भाग 3 को देखेंगे। भाग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें हमेशा पूछा जाता रहा है और इसमें जो एमपीएडीपी के एग्ज़ाम है इसमें पूछे जाने की संभावना है। अब जो और भी जुडिशरी की एग्ज़ाम आने वाली है, बहुत सारी पेंडिंग वैकेंसी है, जैसे राजस्थान की है, बिहार की है और यूपी की है और एमपी सिविल जज की भी, मतलब सभी जुडिशरी एग्ज़ाम अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। वैकेंसी आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है और सबके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एमपीएडीपीओ के लिए तो है ही। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी वो सब एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड चीज़ें ही मैं बताऊंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगी, बाकी व्यर्थ की चीज़ें मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मेरा उद्देश्य है आप लोगों के सक्सेस होना, आपकी सक्सेस मेरा उद्देश्य है और मैं बस आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कवर करवाऊँगी। तो हम आज फंडामेंटल राइट देख लेते हैं केस लॉ के साथ, ठीक है। और ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको याद हो जाएंगे कैसे याद करना है। तो फंडामेंटल जो राइट है, मूल अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है। 12 से 35 तक इसमें आर्टिकल है और 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और राज्य की परिभाषा भाग 6 में भी है, स्टेट में भी, ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है। तो आर्टिकल कौन कौन से हैं राज्य की परिभाषा वाले? आर्टिकल 12 है, 36 है, 152 है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल है, 36, 152 और ये 12 जो फंडामेंटल राइट वाला है, इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा को हम आगे जाके केस लॉ के साथ देखेंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इसके भाग 3 के, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से देख लेंगे केस लॉ के साथ में। और जो 13 है आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन जो है आर्टिकल 13 में दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 का पहला क्लॉज जो है वो कहता है, आच्छादन के सिद्धांत की बात करता है, एक्लिप्स, ठीक है। ये एक्लिप्स जो है पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। किस में दिया गया है? 13(1) में है, 13(2) में है, 13(3) में, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको इसका आंसर लगाना है 13(1) में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मतलब आच्छादन का सिद्धांत जो है वो दिया हुआ है। आच्छादन मतलब ढक लेना आवरण को, जैसे एक्लिप्स होता है ना, ग्रहण होता है, ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं, मतलब जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो उसे ढक लेता है। तो इस तरह से वो ढक लेता है चीज़ें, मतलब जो लॉ बनाया है उस विधि को ढक लेता है। कोई नया लॉ बनाता है, नया लॉ बनता है तो उसको आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। 13(2) है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, सेपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। तो ये 13 में दिया गया है। मतलब ऐसे लॉ जो संविधान को, मतलब संविधान का उल्लंघन करने वाले लॉ ऐसे बन गए हैं, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते, मतलब मूल अधिकारों का असंगति है ना, उनका अल्पीकरण करने वाले ऐसे कोई लॉ बन गया, ऐसा कानून बन गया, तो उनको अगर अलग किया जा सकता है, जो मतलब उनका ऐसा भाग है जो वो आच्छादन करता है, मतलब कि उसके असंगति मूल अधिकार से, और कुछ भाग सही है, तो अगर जो सही वाला भाग है उसे अगर उस पूरे लॉ को ख़त्म ना करते हुए सिर्फ थोड़ा सा उसका पार्ट अलग किया जा सकता है जो कि मूल अधिकार से असंगत है, तो उसे हटा दिया जाएगा। ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। अब इसमें जो है हम देखते हैं कितनी हमें, मतलब मूल अधिकार कितने प्रकार के दिए गए। तो मूल अधिकार जो है 6 प्रकार के दिए गए हैं संविधान में। पहले 7 प्रकार के थे, एक को हटा दिया गया है और अब 6 प्रकार के मूल अधिकार है, ठीक है। तो
तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं? तो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार है वो है, एक तो पहला है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार जो है 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया है। उसके बाद समता का मतलब राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल में दिया हुआ है। सेकंड आता है स्वतंत्र अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, तो ये 90 to 22 आर्टिकल में दिया हुआ है। 19 से 22 आर्टिकल में दिया हुआ है स्वतंत्र अधिकार। उसके बाद थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया हुआ है तीसरा नंबर का। तो ये दिया हुआ है 23 और 24 दो आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है, 23 और 24, ठीक है, 23 और 24 दो आर्टिकल में दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर पे आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस जो दिया हुआ है वो 25 से 28 तक में दिया हुआ है, 25 to 28 आर्टिकल में। उसके बाद 5 नंबर पे आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो दिया है 29 और 30 दो आर्टिकल में दिया हुआ है, 29 और 30 में। फिर 6 नंबर और लास्ट नंबर पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32 से 35 तक दिया हुआ है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वैसे तो 32 में दिया हुआ है, और जो अपवाद वगैरह है वो आगे के आर्टिकल में दिए हुए, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। तो 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का जो राइट दिया हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है 32 से 35 तक दिया हुआ है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे किसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जो राइट टू मतलब समता का जो अधिकार है इक्वालिटी का, वो ये ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है। और विधि के समक्ष क्षमता, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 में दिया हुआ है, आर्टिकल 14 में। तो ये विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है और विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष क्षमता तो ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ब्रिटेन से लिया गया है, एक अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो इन सब को अंडरलाइन कर लीजिए, कितने 5 प्रकार का जो है इसमें विभेद का प्रतिषेध दिया गया है। 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन है ना डीएलओ के एग्जाम में भी पूछा गया था, 2021 में जो डीएलओ का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्रम है, मतलब कौन कौन सी विभेद का प्रतिषेध किया गया है, किस किस का प्रतिषेध किया गया है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, तो 5 प्रकार के 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। ये 5 आपको याद रखना है, ये 5 ग्राउंड आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। और 16 में मैं मतलब उस तरीके से याद करवा रही हूँ आपको, बेयर एक्ट आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पढ़ाना जो है इम्पॉसिबल है। आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, बैचेस स्टार्ट वाला, न्यू बैचेस स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर तो मैं जो यूट्यूब पर ये वीडियो डाल रही हूँ, अपलोड कर दूंगी इसका, और मैं फास्ट रिवीजन क्लास करवा रही हूँ। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्चुअल जो है नहीं पढ़ाऊँगी, आपको सिर्फ मैं रिवीजन क्लास करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, तो ये फटाफट से मैं पढ़ा रही हूँ। तो बेयर एक्ट अगर आप चाहें तो आप बेयर एक्ट में ऐसे रीड कर लीजिएगा जो कुछ आपको पढ़ना, और मैं बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। तो आर्टिकल 16 में आते हैं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। तो
ये 16 में दिया हुआ है। फिर 17 आपका अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पष्टता का अंत, एबोल्यूशंस की बात करता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी का एबोल्यूशन होता है 17 में। 18 उपाधियों का अंत होता है, टाइटल्स का। तो ये समता का अधिकार हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम मतलब केस लॉ के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, क्या क्या है थोड़ा सा हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं एग्जाम में आने के लिए, क्या किस तरह से हम पढ़ें और किस तरह से याद करें चीज़ों को, वो हम आपको बता देंगे। अब आता है स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्र अधिकार देख लेते हैं हम। पहले तो मतलब हम ये फटाफट से करवा रही हूँ, मैं सारे आर्टिकल्स बता रही हूँ आपको 35 तक, और उसके बाद मैं आपको केस लॉ के साथ एक एक जो है आर्टिकल मैं बताऊंगी किसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो स्वतंत्र अधिकार 19 से 22 तक दिया हुआ है। तो उसमें 19 में जो है वाक स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है 19 में। तो 19 का जो क्लॉज 1 है, ए 1 का ए है, वो वाक और अभिव्यक्ति की बात करता है, स्पीच की बात करता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्पीच। भाई सबसे पहले तो बोलने का अधिकार होना चाहिए, है ना, अपनी बात रखने का। फिर बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले बोलेगा इंसान, अपनी बात रखेगा, अभिव्यक्त करेगा, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए सबसे पहले। तो किस तरह से बोलेगा, शांतिपूर्वक बोलेगा, ठीक है, पीस पूर्वक बोलेगा, है ना। मतलब हिंसा वाले नहीं बोल सकता, वो शांतिपूर्वक बोलेगा। मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं मतलब अपना तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे याद करना है। तो पहले तो स्पीच करेगा, तो स्पीच कैसे करेगा, शांतिपूर्वक करेगा। तो बी नंबर में कहा है पीस, शांतिपूर्वक नहीं रहा है तो सम्मेलन करेगा, ठीक है। और सी में संगम या संघ, सी से हो गया संगम या संघ। फिर डी से हो गया आवाज संचरण, मुंह हो गया घ में, ठीक है। आवाज संचरण की स्वतंत्रता हो गई। संगम या संघ की बात है, संगम करेगा, संघ करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, आवागमन करेगा, जाएगा आएगा, तो मूव करेगा। तो उस डी में दिया गया है। और फिर ई में रेसिड का बात है, निवास करने की। तो रेसिडेंसी मतलब वो वहाँ पर कहीं जाएगा, तो उसे अगर कोई जगह पसंद आ जाएगी, अगर अच्छा लगेगा उसे, तो वो वहाँ पर रुक जाएगा। तो निवास की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब 6 नंबर आता है, मतलब एफ नंबर। तो एफ नंबर में एफ नंबर को हटा दिया है 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट 1978 में। तो उसके द्वारा इसे एफ को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है जी नंबर आता है, जी में होता है ट्रेड। 6 नंबर वृत्ति व्यापार, ठीक है, ट्रेड। अब निवास करेगा, वृत्ति करेगा, व्यापार करेगा, जहाँ पर रहेगा वहाँ पे वो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बाद में, बिजनेस वाला जो है सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पहले कौन सी स्वतंत्रता हो गई, स्पीच की हो गई। स्पीच कैसे करेगा, शांतिपूर्वक देगा। फिर क्या करेगा, वो संगम और संघ बनाएगा, ठीक है। तो संगम और संघ बनाएगा, भाई स्पीच दे रहा, उसकी बातें से प्रभावित हो जाएंगे लोग, तो फिर क्या करेंगे, संघ बन जाएगा उनका, उसके साथ में शामिल हो जाएंगे, तो संघ हो गया उनका। तो सी में संघ हो गया। फिर डी में क्या हो गया, फिर भाई संघ बनेगा तो सब दूर वो अपना संघ जो है लेके जाएंगे, साथ में संचरण करेंगे। अब तो उसके बारे में आवाज संचरण मूव की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, कहीं भी आ जा सकता है। अब ई नंबर में आ गया, भाई कहीं उसकी जगह पसंद आ गई, अगर वो कहीं रहना चाहता है तो वो वहाँ रुक जाएगा, रह सकता है, निवास कर सकता है। और 6 नंबर को हटा दिया गया था 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा। और जी नंबर में सबसे बाद में वो व्यापार ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है। तो वो व्यापार कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वृत्ति कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको कैसे याद करना है इसको, अगर ऐसे याद कर सकते हैं, स्पीच पहले आएगा SPUMRFT, ठीक है। तो SPUMRT,
ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। 19(2) में जो है हिकलिन का टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। 19(2) में हिकलिन का टेस्ट दिया हुआ है, और हिकलिन का टेस्ट जो है IPC 292 में भी दिया हुआ है, 292 में, ठीक है। तो शालीनता नैतिकता से संबंधित जो है आर्टिकल 19 है, 2 है, मतलब 19(2), और इसमें केस लॉ है टी के रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु। इसमें हड़ताल करने का राइट नहीं है किसी को, ठीक है, हड़ताल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आर्टिकल 20 भी इम्पोर्टेंट है भाई, 19 भी इम्पोर्टेंट है। 19 को तो ऐसे पूछ लेंगे, 19(1) में क्या दिया हुआ है, 19(1)B में क्या है, 19(1)C में क्या है। इस तरह से आपको क्रम याद रखना है कि किसमें क्या दिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लिख लीजिए। मैंने बताया वैसे याद कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है जिस तरह से आप वैसे कर लीजिए, लेकिन उसको कर लीजिए, उसमें से पूछे जाएंगे। अब 20 आता है, 20 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछा जाता है। तो 20 में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, 22 में क्या है, 21 में क्या है, कार्योत्तर विधि का संरक्षण किस में दिया गया है, 20(1) में है या 20(2) में है, ऐसे पूछा जाएगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है, प्रोटेक्शन, वो है आर्टिकल 20 में। 20(1) कार्योत्तर विधि संरक्षण की बात करता है, 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। अब 2 में दोहरे आ गया, ठीक है, 2 में दोहरा आ गया, तो डबल जीओपार्डी वाला 20(2) में आ गया। 20(3) में आत्मदोष से संरक्षण जो है 20(3) में आ गया, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन 20(3) में आ गया। उसके बाद हम 21 में आते हैं। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो 21 में दिया हुआ है, 21, ठीक है। और 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है राज्य का ये राज्य प्रोवाइड करवाता है शिक्षा, ठीक है। तो ये कर्तव्य है राज्य का, ठीक है। 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है इसको, ठीक है। तो ये 51 का में भी इसे जोड़ा गया है, शिक्षा के राइट्स को। 51 का जो के नंबर है ना, के नंबर है, उसमें जो उसको इसमें शिक्षा के राइट्स को जोड़ा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू है। 2002 में जोड़ा गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू है, ठीक है। तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या दिया है, 0 से 6 साल तक के बच्चों को निदेशक तत्व 45 में दिया गया, आर्टिकल 45 में। तो शिक्षा का जो राइट है आर्टिकल 21A में दिया गया है, 51 का के में दिया हुआ है, ठीक है, और 45 में दिया गया आर्टिकल, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो ये राइट भी है, कर्तव्य भी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी आता है। तो तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद 22 में गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है 22 में दिया हुआ है। 22(1) पसंद का वकील करने का राइट बताता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो 22(1) में क्या है, पसंद का वकील कर सकता है। 22(2) 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। और 22(3), 4, 5 में निवारक निरोध कानून की बात है। 22(6) में खंड 5 की बातों के तथ्यों को प्रकट करना प्राधिकारी के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। जो प्राधिकारी बाउंड नहीं है इसके लिए कि वो खंड 5 की बातों को प्रकट करे, ये 22(6) कहता है। उसके बाद आता है 22(7). तो 22(7) क्या कह रहा है, संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी, ये बात कहता है। क्या कानून बनाएगी संसद, वो रेगुलेट करेगी इस बारे में कि कितने दिन तक निरोध में रखा जाएगा, क्या अवधि होगी, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। अब मैं बेयर एक्ट इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ सारांश बता रही हूँ। वही चीज बेयर एक्ट में पूरा पढ़ेंगे तभी वही बात बताएगा, वो घूम फिरा। और हम अगर शॉर्ट में थोड़ा सा कीवर्ड्स में उसको समरीली कर लेते हैं तो बात वही होगी, है ना। तो आप चाहे तो बेयर एक्ट रीड कर लीजिएगा एक बार, समरीली में बता रही हूँ, बात वही बता रही हूँ, छूट कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 और 24 में दिया गया है। तो 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध की बात है।
उसके बाद 24 आता है। 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिशत है। भाई बालक कौन से? 14 साल से कम एज के, 14 साल से कम वाले, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या खान में काम करने के नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको कारखानों और खानों में अपॉइंट नहीं करा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात है तो वो है 25 से 28 तक में। तो 25 में आपको कैसे याद करना है? तो 25 से 28 तक तो स्वतंत्रता ही दी गई है। और कौन सी दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। बस आपको ये इतनी चीज़ तो कम हो गई कि सब में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता। 25 क्या कहता है? प्रचार करने की बात करता है। 26 क्या कहता है? प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम है किसकी? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 25 क्या है? धार्मिक आचरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में दी गई। ये ट्रिक में बता रही हूँ, कीवर्ड्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैच करके रखिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी अच्छे से कि भाई किस में कैसे आपको, आप है ना, मैं जो बार बार कोई चीज़ बोलती हूँ उसको पकड़ लीजिए, उस शब्द को, उस वर्ड को, ये किस तरह से आप, मतलब 25 में प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो ये मैं ट्रिक ही बता रही हूँ। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के संदाय की छूट है, ठीक है। टैक्स फ्री है। 27 क्या कहता है? टैक्स फ्री है। 27 टैक्स फ्री की बात करता है। 28 धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में शामिल होने के बारे में बात करता है। 28 क्या कह रहा है? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में शामिल होने के बारे में बात करता है, ठीक है। और इनको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, किसमें क्या कहा है और क्यों कहा है, ठीक है। बस पहले हम रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, फिर एक एक चीज़ों को मैं बता दूंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है, ठीक है। और आप क्या संशोधन चाहते हैं, जो भी आप अमेंडमेंट चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है वो बता दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट सब कुछ डेली अवेलेबल रहता है। वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं, MP GK का और भी ला सब्जेक्ट का, सबका आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जब पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर आपको एक टेस्ट अवेलेबल होगा। आपको 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, आप वो टेस्ट, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और डेली आपको टेस्ट करंट अफेयर्स के और MP GK के भी आप, और जो है ला सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन डेली आपको करने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं जो है प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी ऐप मैंने जो शेयर किया हुआ है उसका लिंक, और वो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को देख लेते हैं 29-30 में। तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया हुआ है। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो है राइट दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है लास्ट में। तो 32 से 35 तक दिया हुआ है। तो 32 से मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार जो है, प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है यहाँ पर 32 में। 32 एक सुप्रीम कोर्ट में समावेदन जो दिया जाता है 32(1) में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट में समावेदन दिया जाता है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32(1) में दिया हुआ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और 32(2) क्या है? रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस में दी गई है? 32(2) में। 32(2) में सुप्रीम कोर्ट की रिट निकालने की पावर जो है वो दी गई है 32(2) में। भाई सबको ये तो कहेंगे कि भाई हम तो बहुत आसान है, पढ़ना नहीं है, 32 भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है उसमें। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा भाई कि जो है रिट निकालने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन आर्टिकल 32 से कौन से में दी गई है? मतलब आर्टिकल
32 के 1 में दी गई है, 2 में दी गई है, 3 में दी गई है। तो आपको ये याद रहना जरूरी है। 32(1) में क्या है, समावेदन दिया जाता है। 32(2) में सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ठीक है, रीट निकालने की। और 32(3) सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अन्य न्यायालय को संसद सशक्त कर सकेगी। तो मतलब जो रीट निकालने की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, वो इसमें जो है संसद सशक्त करती है, एम्पावर्ड करती है। किसको? तो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन? हाई कोर्ट रीट निकालता है, ठीक है। तो दोनों को पावर है। तो हाई कोर्ट को तो 226 में है, 32 में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। लेकिन ये तीसरा वाला जो कह रहा है ना, इम्पावर्ड करेगी, कौन? संसद करती है। किसको? हाई कोर्ट को करती है। किस लिए? रीट निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जो रीट की पावर है वो हाई कोर्ट को भी दी जाएगी। ये बात कहता है 32(3), ठीक है। तो ये 32(3) कहता है। मैं ना ठीक से मेरा क्या है, सीजर हुआ है ना, देखो स्वेलिंग आ जाता है ये गले में, ज़्यादा लाउडली स्पीक मैं नहीं कर सकती। लाउडली स्पीकिंग अगर करती हूँ ना तो ये स्वेलिंग आ जाता है और मेरी आवाज़ भी थोड़ी वैसी हो जाती है। क्या करूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ लेकिन आप लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं। क्या करूँ, अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते भाई, नहीं करते लाइक तो नहीं करते ना। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है भाई आप लोगों को पढ़ाना, और हमारा तो काम है पढ़ाना। आप लोग लाइक करो या ना करो, आपकी मर्जी। 33 आर्टिकल दिया हुआ है। 33 में क्या है, मूल अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपांतरण। तो मूल अधिकार जो है ना, उपांतरण का जो मतलब है मॉडिफाई, संशोधित करना, ठीक है। तो संसद की शक्ति है। तो ये संसद क्या कर सकती है, संसद की पावर दी गई है 33 में। मूल अधिकारों मतलब यहाँ पर अपवाद दिया है 33 और 34 में। जब किसी क्षेत्र में 34 वाला, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निर्बंधन, मतलब कि मूल अधिकारों पर निर्बंधन जो लगाया जाता है वो 34 में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब सेना विधि लागू है, ठीक है। अब 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उनको लागू करने के लिए जो कानून बनाएगा उसके लिए 35 में बताया गया है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमने जो शॉर्ट में देखे, ट्रिक्स देखी कैसे याद करना है। अब हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं केस लॉ के साथ में। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि मूल अधिकार होते क्या है, क्यों हो है, कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट, कैसे आया है, तो ये तो आपको पता ही है, कितनी बार पढ़ चुके हैं। अब मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सच में बचपन में भी मतलब बुक्स में दिया हुआ था कर्तव्य, राइट्स, ये सब कुछ हम बचपन से ही बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम लॉ में आ गए, LLB में आ गए, तो हमने LLB में भी पढ़ के आए हैं। तो कई सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं। तो सब यही कहते हैं कि भाई हाँ हम पढ़ चुके हैं, बोर हो गए पढ़ के। भाई हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम आर्टिकल 12 को देख लेते हैं कि भाई राज्य में कौन शामिल है, राज्य में कौन आता है, किसे राज्य माना गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है और इसके प्रावधानों के अनुसार इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। कौन? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर के जो हैं ये आते हैं। तो इसमें भी है कि भाई अन्य प्राधिकारी कौन होंगे, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी कौन है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है। हम देख लेते हैं, पॉइंट दी गई है, ठीक है। 4 चीजें दी गई हैं। एक तो भारत सरकार तथा संसद आ जाएगी, सेकंड में राज्य सरकार और विधानमंडल आ जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर में सभी स्थानीय प्राधिकारी आ जाएंगे, उसके बाद 4 अन्य प्राधिकारी आ जाएंगे। तो 4 तरह के अथॉरिटीज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। इसमें स्थानीय प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत नगर पालिकाएं, जिला मंडल, ग्राम पंचायत,
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आदि आते हैं स्थानीय प्राधिकारी में। अन्य प्राधिकारी शब्द की न्यायालय द्वारा बड़ी ही विस्तृत व्याख्या की गई है। न्यायालयों के सामने अन्य प्राधिकारी पदावली के संबंध में यह प्रश्न हमेशा ही बना रहा है कि कौन कौन प्राधिकारी इस पदावली के अंतर्गत शामिल है तथा उस संबंध में कौन सा ऐसा परीक्षण है जिससे यह तय किया जा सके कि यह पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी शब्दावली में जो है शामिल है या नहीं है। न्यायालय को मतलब इसमें अधिकार दिया गया है कि उस अन्य प्राधिकारी के कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। तो इसमें केस लॉ है, आप लिख लीजिए। पहला केस लॉ है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, मद्रास विश्वविद्यालय वर्सेस शांताबाई। तो मद्रास हाईकोर्ट का ये मामला है। इस मामले में कहा गया है कि अन्य प्राधिकारी को संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, ठीक है, तो ही वह अथॉरिटी अदर अथॉरिटी होगी। अरे मतलब संप्रभु शक्ति का प्रयोग अगर कर सकने का उसको राइट है तो ही वह अदर अथॉरिटी माना जाएगा, अन्यथा वो नहीं माना जाएगा। ये बात इस केस लॉ में कही और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो फैसले में बदल दिया, दो मामलों में बदल दिया है। कौन सा? एक तो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया इस वाले को, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वाले को, और उजमाबाई वाले में बदल दिया, उजमाबाई वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो इन दोनों निर्णय में निर्णित किया गया है कि अन्य प्राधिकारी में वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि नियम आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त है। उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे शासकीय प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो शासकीय प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हो। वे संविधान के द्वारा या किसी परिनियम के द्वारा अगर स्थापित किए गए हैं तो वो अदर अथॉरिटी में शामिल होंगे। प्राइवेट संस्थाएं अन्य प्राधिकारी में नहीं आती, ठीक है। सरकारी संस्थाएं आती, प्राइवेट नहीं आती, पब्लिक आती है मतलब कि। उसके बाद सरकारी संस्थाएं आती, जितने भी न्यायिक निकाय हैं वो भी अन्य प्राधिकारी में आते हैं, ठीक है। तो जितने भी मतलब जुडिशरी बॉडी है वो भी अदर अथॉरिटी में आते हैं, ठीक है। चंद्रमोहन खन्ना 4 नंबर का केस लॉ है। चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीईआरटी अन्य प्राधिकारी नहीं है, राज्य नहीं है। एनसीईआरटी मतलब अन्य प्राधिकारी नहीं है, राज्य नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है। चंद्रमोहन खन्ना एनसीईआरटी राज्य नहीं है, लेकिन सीएसआईआर जो है ये राज्य है, इसमें माना है सुप्रीम कोर्ट ने। एक क्वेश्चन है जुडिशरी राज्य है या नहीं, ठीक है। जुडिशरी राज्य है या नहीं, आप कमेंट करके बताइए है या नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1967। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जुडिशरी राज्य नहीं है, ठीक है। जुडिशरी को राज्य नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से मामले में? नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967। फिर सेकेंड है रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 सुप्रीम कोर्ट। अशोक हुरा मतलब रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में एकमात्र लोअर जुडिशरी जो है ना वो राज्य है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो राज्य में नहीं आते, लेकिन लोअर जुडिशरी जो है वो राज्य में शामिल है, ठीक है। फिर एक केस लॉ और है इसमें, मतलब जुडिशरी राज्य है कि नहीं। इसमें पहला हो गया नरेश वाला, दूसरा रूपा हुरा, तीसरा AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 सुप्रीम कोर्ट। AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले में कि न्यायपालिका राज्य हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? इस जो है न्यायपालिका राज्य हो सकती है, ठीक है। चौथा नंबर का है राजू प्रसाद शर्मा वर्सेस असम राज्य। राजू प्रसाद शर्मा वर्सेस असम राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट। केवल प्रशासनिक कार्य करते समय ही न्यायपालिका राज्य मानी जाएगी। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अगर वर्क कर रहे हैं जुडिशरी तो वो राज्य मानी जाएगी, ये कहा है इसमें राजू प्रसाद शर्मा वर्सेस असम राज्य 2014 में। तो ये तो था राज्य में कौन कौन सा शामिल है और कौन नहीं है। केस लो आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये
क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर, ठीक है। और भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 14 के बारे में देखते हैं। हाँ, तो मतलब जो समानता है ना, हमारी भारतीय संविधान की आधारिक संरचना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक उसके उदाहरण या लक्ष्य बताए गए रखे गए हैं, और अनुच्छेद 14 उसकी नींव या आधार है। अनुच्छेद 14 में समानता का सिद्धांत दिया गया है। तो विधि के समक्ष क्षमता, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा राज्य, मतलब स्टेट। साधारण सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद 14 में 2 वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या है, उपरोक्त वाक्यांश में प्रथम नकारात्मक सिद्धांत है जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और आइडिया देने वाले, मूल विचार देने वाले जो है एडवर्ड कोक जस्टिस थे इसके, और राजा को भी कानून के अधीन होना चाहिए, ये वाली बातें, ये विचार सबसे पहले एडवर्ड कोक ने अभिव्यक्त किया है। इसको आगे सर एवी डाइसी ने आर्थिक निर्वचन किया है। विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष समता जो है, ये विचार जो है पर्याप्त नहीं था, तो एक नया सिद्धांत, एक नया विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो द्वितीय सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो कि सकारात्मक संकल्पना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला सिद्धांत है ना, ये उचित और सर्वोत्तम है, ठीक है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्तियुक्त वर्गीकरण की जो बात है, तो अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध विरोध करता है, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण को मान्यता देता है, ठीक है। परमिट क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिटेड क्लास लेजिस्लेशन, अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वह वर्गीकरण युक्तियुक्त होना चाहिए। वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। दोनों सिद्धांत पक्षी के 2 पंख के समान है। इसमें है केस लॉ, काठी रेनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य, काठी रेनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य 1952 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है, इस केस में दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से केस में मतलब युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया है, तो काठी रेनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य 1952 सुप्रीम कोर्ट 1952। युक्तियुक्त वर्गीकरण की कसौटी क्या है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को युक्तियुक्त होने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। एक है वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर जो है आधारित होना चाहिए। सेकंड है अंतरक और उसके उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। इस केस लॉ है, इसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली 1952 सुप्रीम कोर्ट। तो ये 2 कैदियों के वर्गीकरण का मामला था ये। इसमें एक सिद्धांत है मनमानेपन का सिद्धांत। मनमानेपन का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। तो इसमें केस लॉ है, पहला देख लीजिए, इसमें ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1974 सुप्रीम कोर्ट। ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1974 1974, ये मनमानेपन का सिद्धांत वाला जो है इस पे केस लॉ है। इसमें जस्टिस पीएन भगवती ने सिद्धांत दिया था अनुच्छेद 14 में बिना कहे भी युक्तियुक्त उसमें शामिल है, ठीक है। कहने की जरूरत नहीं है, नहीं भी कहा जाता है कि युक्तियुक्त है कि नहीं, तो भी उसमें शामिल है। ईपी रोयप्पा को 2 साल बाद मेनका गांधी के मामले में दोहराया गया और उस पर मोहर लगा दी गई थी, है ना, यही कानून होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता और मनमानापन एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, ठीक है। तो इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस शोर नहीं नेमी ईच अदर्स। और सेकेंड केस लॉ है मेनका गांधी वाला, एक तो ईपी रोयप्पा हो गया, एक मेनका गांधी हो गया मनमानेपन वाला, ठीक है। तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ AIR 1978, 74 और 78 याद रखिएगा, ठीक है। तो के मामले में न्यायमूर्ति श्री PN भगवती ने कहा कि समता एक गतिशील अवधारणा है
जिसके अनेक रूप और आयाम है, इसके परंपरागत तथा सिद्धांतवादी मान्यताओं में नहीं बांधा जा सकता है। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाही में मनमाना ढंग को वर्जित करता है। तो इसमें एक और भी केस ला है, देख लीजिए, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1981, CIWTC सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली, डैनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ 2002 सुप्रीम कोर्ट। 4 नंबर है अजय हाशिया वर्सेस भारत संघ। 5वां शर्मा ट्रांसपोर्ट वर्सेस आंध्र प्रदेश 2002 सुप्रीम कोर्ट। और है ना, मनमाना विधायन जो होगा ना उसको भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर पे आता है केस लॉ है, इसमें IPC की धारा 375 का मामला है। इसमें इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस भारत संघ 2017 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग मनमाना है। 7 नंबर पे सायरा बानो वर्सेस भारत संघ 2017-2018 ट्रिपल तलाक को शून्य घोषित किया गया है इसमें। ठीक है, और इसमें वर्गीकरण के आधार क्या है, क्वेश्चन आता है मतलब, और ये मेंस के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स करते जाइए जो मैं बता रही हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। वर्गीकरण के जो आधार है वो क्या है, क्वेश्चन है। तो वर्गीकरण भेदभाव के आधार निम्नलिखित है। वर्गीकरण का मतलब क्या है, भेदभाव है भाई, भेदभाव, वर्गीकरण कर देना, क्लासिफाई कर देना, अलग अलग श्रेणी में बांट देना। तो ये क्या है, भेदभाव है, भेदभाव करना है, वर्गीकरण करना मतलब। तो क्या क्या आधार है, तो पहला है क्षेत्रीयता के आधार पर, सेकंड है भौगोलिकता के आधार पर, तीसरा है ऐतिहासिकता के आधार पर, और चौथा है आर्थिक पेशा संबंधी आधार पर। ठीक है, प्रोफेशनल, और 5वां शैक्षणिक आधार पर। तो किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है 15वें अनुच्छेद में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का जो है विभेद प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसके आधार पर मतलब विभेद नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 18 उपाधि कांड। ठीक है, तो ये हमारा 18 तक कंप्लीट हो गया समानता वाला। और 13 भाग 3 जो है ना काफ़ी बड़ा है, तो अभी इसके लिए एक वीडियो और आ जाएगा भाग 3 के लिए। इस पर मतलब 2 पार्ट में ही इसको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो हम अनुच्छेद 13 और उससे रिलेटेड केस लॉ को भी देखेंगे और उसको डिटेल में हम देख लेंगे क्या क्या इसमें लॉ बताया है, क्या कानून है। तो हम अभी ये क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।